इतिहास में कुछ नाम सिर्फ कहानियां नहीं होते, वो एक भूकंप की तरह होते हैं जो सभ्यताओं की नींव हिला देते हैं, दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल देते हैं और जिनकी गूंज सदियों तक हमारे खून में सुनाई देती है। आज हम एक ऐसे ही बल की पड़ताल करेंगे, एक ऐसा नाम जो महज एक इंसान नहीं बल्कि एक विचार बन गया, एक ऐसा विचार जो डर, जीत और एक ऐसी विरासत से बना है जिसने इस दुनिया को हमेशा के लिए बदल विज्ञान दिया। हमें एक ऐसा सच बताता है जो इतिहास की किसी भी किताब से कहीं ज्यादा चौंकाने वाला है। आज इस धरती पर मौजूद हर 200 पुरुषों में से एक पुरुष आनुवांशिक रूप से इतिहास के सिर्फ एक अकेले इंसान का सीधा वंशज है। ये कोई महान राजा या परोपकारी सम्राट नहीं था, ये एक ऐसा आदमी था जिसने दुनिया को अपने घुटनों पर ला दिया था। ये विशाल आनुवांशिक विरासत और उसकी भूखी, नंगी और क्रूर शुरुआत के बीच का जो विरोधाभास है, वही इस कहानी का दिल है। आखिर कैसे एक त्यागा हुआ, जंगल में छिपा हुआ लड़का मानव इतिहास का सबसे सफल पिता बन गया। ये रहस्य तलवारों और लड़ाइयों में नहीं बल्कि उसके दिमाग की गहराइयों में छिपा है। हम सिर्फ लड़ाइयों का जिक्र नहीं करेंगे, हम उस दिमाग का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिसने उन लड़ाइयों को जन्म दिया। एक ऐसा दिमाग जो डर को एक हथियार में, वफादारी को एक मुद्रा में और खून को एक साम्राज्य में बदलना जानता था। चलिए उस दिमाग की गहराइयों में उतरते हैं। इस हिस्से में हम उसके जैविक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर ध्यान देंगे। कैसे एक इंसान की विरासत सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि हमारे खून में, हमारे डीएनए में भी जिंदा रह सकती है। अब हम उस भट्टी की ओर बढ़ते हैं जहां उसका दिमाग गढ़ा गया था, उसका बचपन। ये कोई प्यार और सुरक्षा की जगह नहीं थी, ये एक ऐसी दुनिया थी जहां हर दिन जीने और मरने के बीच एक जंग थी और इसी जंग ने उसके भविष्य के हर फैसले की नींव रखी। 1162 के आसपास मंगोलिया के बर्फीले मैदानों में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम तेमुजिन रखा गया। लेकिन उसके जन्म के साथ ही एक अशुभ भविष्यवाणी ने भी जन्म लिया। कहते हैं वो अपनी मुट्ठी में जमा हुआ खून लेकर पैदा हुआ था। मंगोल कबीलों के लिए ये कोई साधारण बात नहीं थी, ये एक संकेत था, एक ऐसा संकेत जो फुसफुसाता था कि ये बच्चा या तो एक बेरहम कसाई बनेगा या फिर पूरी दुनिया का राजा। जब तेमुजिन सिर्फ 9 साल का था तो उसके पिता, एक सम्मानित योद्धा, को एक दुश्मन कबीले ने जहर दे दिया। सत्ता, जैसा कि उसने उस दिन सीखा, एक पल में गायब हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा धोखा दुश्मनों से नहीं बल्कि अपनों से मिला। पिता की मौत के साथ ही उसके अपने कबीले ने उसे, उसकी मां और उसके भाई बहनों को जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। एक ही रात में वो एक सरदार के बेटे से एक अनाथ बन गया, एक बहिष्कृत, एक ऐसा प्राणी जिसके पास कोई सुरक्षा नहीं, कोई भोजन नहीं और कोई भविष्य नहीं था। जंगल ने उसे जीवन का पहला और सबसे क्रूर सबक सिखाया। जिंदा रहने के लिए आपको जानवर बनना पड़ता है। एक दिन भोजन के एक छोटे से टुकड़े पर हुए विवाद में उसने अपने ही सौतेले भाई की हत्या कर दी। ये गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था, ये एक ठंडी, सोची समझी गणना थी। उसने सीखा कि जिंदा रहने की दौड़ में खून का रिश्ता एक कमजोरी हो सकता है। कोई भी पवित्र नहीं है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। इस एक घटना ने उसके दिमाग में एक सिद्धांत हमेशा के लिए स्थापित कर दिया। उसने महसूस किया कि वफादारी खून के रिश्तों से नहीं आती, वफादारी ताकत से कमाई जाती है। जो आपको जीवित रहने में मदद कर सकता है वही आपका असली सहयोगी है, चाहे वो कोई भी हो। यही उसकी भविष्य की सेना का, उसके साम्राज्य का मूल सिद्धांत बनने वाला था। 15 साल की उम्र में वो एक गुलाम था। उसके गर्दन में लकड़ी का एक कॉलर था जो उसे हर पल उसकी बेबसी की याद दिलाता था। वो लड़ नहीं सकता था, वो भाग नहीं सकता था, लेकिन वो देख सकता था और सीख सकता था। गुलामी उसकी यूनिवर्सिटी बन गई। हर दिन वो इंसानी मनोविज्ञान का अध्ययन करता था। कौन सा गार्ड लालची है, कौन सा डरपोक है, किसकी भावनाओं का फायदा उठाया जा सकता है। उसने सीखा कि हर इंसान की एक कीमत होती है और हर इंसान को तोड़ा जा सकता है। तेमुजिन का बचपन का एक दोस्त था जमुखा, लेकिन उनकी विचारधाराएं जमीन आसमान का फर्क रखती थी। जमुखा अभिजात्य वर्ग में विश्वास करता था जहां हैसियत जन्म से तय होती है, लेकिन तेमुजिन एक बहिष्कृत होने के नाते योग्यता पर विश्वास करता था कि एक इंसान की कीमत उसके काम से तय होनी चाहिए, उसके वंश से नहीं। इतिहास का यह सबसे बड़ा वैचारिक टकराव मंगोल साम्राज्य की नींव रखने वाला था। अब हम देखेंगे कि कैसे उसने अपने व्यक्तिगत दर्द को, अपने जख्मों को पूरी दुनिया पर जीत हासिल करने की एक प्रणाली में बदल दिया। ये सिर्फ युद्ध नहीं था, ये मानव मन पर नियंत्रण का एक विज्ञान था,
एक ऐसा विज्ञान जिसे उसने अपने खून और आंसुओं से सीखा था। 1206 में तेमुजिन मर गया और उसकी राख से चंगेज खान का जन्म हुआ, सार्वभौमिक शासक। लेकिन उसने कोई ताज नहीं पहना। उसने एक नियम पुस्तिका बनाई जिसे यास्सा कहते थे। यह सिर्फ कानूनों का एक संग्रह नहीं था, ये एक नई दुनिया का खाका था, और ये विरोधाभासों से भरा था। चोरी, झूठ और कायरता की सजा सीधी मौत थी, लेकिन साथ ही ये सभी धर्मों को पूरी आज़ादी देता था। एक ऐसा विचार जो उस समय की दुनिया के लिए अकल्पनीय था। ये दूतों को सुरक्षा प्रदान करता था, जिससे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का जन्म हुआ, और इसने महिलाओं को ऐसे अधिकार दिए जो उस समय कहीं और मौजूद नहीं थे। ये सामाजिक इंजीनियरिंग का एक उत्कृष्ट उदाहरण था, क्रूरता के माध्यम से एक अभूतपूर्व व्यवस्था का निर्माण। चंगेज खान की असली प्रतिभा उसकी तलवार में नहीं बल्कि उसके दिमाग में थी। वह किसी शहर पर हमला करने से पहले अपना सबसे शक्तिशाली हथियार भेजता था। डर। पहला कदम अफवाहें फैलाना था, क्रूरता की ऐसी कहानियां जो किसी भी सेना से ज्यादा तेजी से फैलती थीं। फिर शहर को एक सरल लेकिन क्रूर विकल्प दिया जाता था, आत्मसमर्पण करो और जियो, या विरोध करो और इतिहास से मिट जाओ। जो शहर विरोध करने की हिम्मत करता उसे एक उदाहरण बनाया जाता था। हर आदमी, औरत और बच्चे को मार दिया जाता था, और कुछ बचे हुए लोगों को जानबूझकर छोड़ा जाता था ताकि वह अगले शहर तक आतंक की कहानी ले जा सके। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी जीत का आधार सिर्फ क्रूरता नहीं बल्कि क्रूरता का रणनीतिक इस्तेमाल था। उसकी सबसे बड़ी जीतें युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि दुश्मन के मन में होती थीं। इससे पहले कि एक भी तीर चलाया जाए, उसका असली हथियार डर था। अब हम उसकी प्रणाली के सबसे गहरे और सबसे स्थायी परिणाम पर आते हैं। ये कहानी सिर्फ जमीन जीतने की नहीं है, ये कहानी है भविष्य की पीढ़ियों पर, हमारे खून पर, हमारे डीएनए पर नियंत्रण करने की। जब चंगेज खां किसी शहर को जीतता था तो उसकी नज़र सोने या खजाने पर नहीं होती थी, उसकी नज़र भविष्य पर होती थी। वो शक्तिशाली परिवारों की बेटियों को निशाना बनाता था। ये वासना का कार्य नहीं था, ये एक ठंडी, परिकलित जैविक रणनीति थी। दुश्मन अभिजात वर्ग की महिलाओं से बच्चे पैदा करके वह दो काम एक साथ करता था। वह दुश्मन के वंश को हमेशा के लिए मिटा देता था और वो अपने खून को सत्ता के हर केंद्र में स्थापित कर देता था। यह विजय का अंतिम रूप था, दुश्मन को न केवल हराना बल्कि उसे अपने में ही समाहित कर लेना। और इस जैविक रणनीति का नतीजा 2003 में एक आनुवांशिक अध्ययन ने उस सच की पुष्टि की जिसे इतिहास केवल फुसफुसाता था। आज दुनिया में लगभग 60 लाख पुरुष सीधे तौर पर चंगेज खान के वंशज हैं। यह उसे इतिहास का सबसे सफल पिता बनाता है। उसका साम्राज्य नक्शों से मिट गया है, उसके शहर धूल में मिल गए हैं, लेकिन उसकी विरासत वो हमारे डीएनए में जिंदा है। उसका आतंक कोई सीमा नहीं जानता था। इस्लामी इतिहासकारों के लिए वो ईश्वर द्वारा भेजा गया एक दंड था जो उनके पापों की सजा देने आया था। चीनी दरबारियों के लिए वो एक बर्बर था जिसने स्वर्ग के आदेश को चुनौती दी थी, और यूरोप के दूर दराज के मठों में भिक्षु उसे एंटी क्राइस्ट के रूप में चित्रित करते थे जो दुनिया के अंत का अग्रदूत था। 3 अलग अलग सभ्यताएं, 3 अलग अलग धर्म, लेकिन डर सार्वभौमिक था। इतिहास की किताबें हमें बताती हैं कि उसने 4 करोड़ लोगों को मार डाला, लेकिन मध्ययुगीन काल में जब कोई जनगणना नहीं थी, ये संख्या आखिर आई कहां से? क्या ये सच है या ये उसके सबसे बड़े हथियार का एक और उदाहरण है? कई इतिहासकार अब मानते हैं कि यह संख्या उसकी डर की रणनीति का ही एक हिस्सा थी जिसे शायद उसने खुद फैलाया था। कहानी जितनी भयानक होगी, अगला शहर उतनी ही आसानी से घुटने टेक देगा। डर लड़ाई से कहीं ज्यादा सस्ता और प्रभावी हथियार था। अब हम उसके अंतिम अध्याय की ओर बढ़ते हैं और नियंत्रण के उसके अंतिम सबसे स्थायी कार्य की ओर, उसकी मृत्यु और दफनाने के आसपास का रहस्य। एक ऐसा रहस्य जो आज भी इतिहासकारों को परेशान करता है। चंगेज खान की मौत कैसे हुई? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई एक निश्चित जवाब नहीं है। कुछ कहते हैं कि वो घोड़े से गिर गया, अन्य कहते हैं कि एक पुराने घाव में संक्रमण हो गया। एक किंवदंती एक बंदी राजकुमारी द्वारा हत्या का दावा करती है जो अपने लोगों का बदला ले रही थी, और कुछ का मानना है कि यह बस बुढ़ापा था। सच का पता न चलना शायद उसकी अपनी अंतिम योजना का हिस्सा था। एक ऐसा शासक जिसने अपनी पूरी जिंदगी नियंत्रण में बिताई, वो अपनी मौत को भी एक रहस्य में बदल गया। और यहीं पर सबसे बड़ा विरोधाभास है।
जिस व्यक्ति ने इतिहास में सबसे ज्यादा तबाही मचाई, उसने अनजाने में दुनिया को जोड़ा भी। उसके आतंक ने सिल्क रोड को सुरक्षित बना दिया, जिससे पूर्व और पश्चिम के बीच व्यापार और विचारों का अभूतपूर्व आदान प्रदान हुआ। उसने एक तरह की पासपोर्ट प्रणाली शुरू की, जो वैश्विक यात्रा का पहला रूप था। और उसने अपने विशाल साम्राज्य में धार्मिक सहिष्णुता को अनिवार्य कर दिया, एक ऐसा विचार जो यूरोप को सीखने में सदियां लग गईं। वह सिर्फ एक विध्वंसक नहीं था, वो मानव व्यवहार का एक इंजीनियर था, जिसने अराजकता से व्यवस्था का निर्माण किया। तो अंत में हम चंगेज खान को कैसे याद रखें? क्या वो एक क्रूर खलनायक था जिसका नाम लाखों लोगों की चीखों से जुड़ा है, या वो एक दूरदर्शी था जिसने दुनिया को एक साथ लाया और आधुनिक व्यवस्थाओं की नींव रखी? या फिर क्या वो कुछ और था? क्या वो इतिहास का सबसे खतरनाक दिमाग था, एक ऐसा इंसान जिसने न केवल साम्राज्यों पर विजय प्राप्त की, बल्कि मानव स्वभाव के मूल सिद्धांतों को भी समझ लिया और उन्हें अपने सबसे शक्तिशाली हथियार के रूप में इस्तेमाल किया? ये सवाल आज भी हमारे इतिहास की गहराइयों में गूंजता है।